हाँ जी, हेलो सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से जो है वन शॉट वीडियो स्टार्ट हो चुका है। एज़ आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन का हो जाएगा ये वीडियो। जो बच्चे नहीं अभी तक पढ़े हैं कुछ भी, तो वो वन शॉट से अपना कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा? इसमें आपको समरी मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा। किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला। और इन सभी का पीडीएफ लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। अभी हम वन बाय वन करके सब कुछ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से समरी आप लोगों को एग्जामिनेशंस में लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को समरी लिखना है अपने एग्जामिनेशंस में। जब आपका एग्जामिनेशंस होगा तो समरी लिखना किस तरह से ये भी बता देती हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन समरी लिखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या लिखना है, हेडिंग के बाद आपका जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए आगे के लाइन पे, जैसे कि थ्योरी टाइप का। ठीक है, थ्योरी टाइप का आपका जो है वो कम से कम 4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राइटर के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या लिखना है कि बॉडी लिखना है। बॉडी में आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड। एंड लास्ट आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन लिखना है। और आप लोगों को तो पता ही है कि समरी के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशंस में। तो समरी के लिए आप लोगों को 5 मार्क्स मिलते हैं, आप लोगों को पता है। देखिए किस तरह से ये बढ़ता है। तो एक लाइन आपको यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर 1 नंबर मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर मिलता है। कंप्लीट आप लोगों को 5 नंबर इस चीज़ से मिल जाएंगे अगर इस तरह से आप लोग लिखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से समरी लिखना है। तो आप लोगों के सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वन शॉर्ट वीडियो आ गया है। इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला समरी क्या है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का। तो हम आपको पहले बता दें कि यहाँ पर महात्मा गांधी इसके राइटर है। क्या है? महात्मा गांधी राइटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो इस तरह से कुछ आप लोगों को थ्योरी लिखना है ऊपर। ठीक है, ये हो गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखना है कि पहले ये समझा देती हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये एक ऐसे है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इन्हें हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं और फादर ऑफ द नेशन इन्हें ही कहा जाता है। एक पॉइंट और यहाँ पर है कि वो स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा है पॉलिटिशियन से। तो आपको ये इतना चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थ्योरी पार्ट था। अब आगे हम लोग आते हैं कि बॉडी क्या लिखेंगे। बॉडी थोड़ा मेन पॉइंट होता है। तो ये तो 3 से 4 लाइन आप लोगों को बॉडी पार्ट के लिए लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को कम से कम 7 लाइन आपको लिखना है। मतलब कि आप लोग बड़े लेटर में लिखते होंगे तो वो लंबा लाइन हो जाएगा। तो 7 लाइन में आपको बॉडी लिखना है। ठीक है, गांधी जी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस essay. He has composed Indian civilization with Western civilization. He says that modern civilization teaches the lesson of materiality while Indian civilization teaches the simple living and high thinking. अब ये क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कंपोज किया है, सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन को। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमें चीज़ों के बारे में सिखाती है, मटेरियल के बारे में, कि मटेरियल की महत्वता बहुत ज़्यादा उसमें दी गई है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो हमें सिंपल लिविंग सिखाता है। ठीक है, और हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार सिखाता है हमारी सभ्यता। ठीक है, आवर एंसेस्टर फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड इन हैप्पी लाइफ। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी। देखिए जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो ऐसी हमें प्रिंसिपल सिखाती थी, ऐसे सिद्धांतों को फॉलो करती थी जिससे कि वो खुश रहा करती थी। वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागा करते थे। एंड दैट इज़ वाई दे वेर सेटिस्फाइड। इसीलिए वो जो है वो सेटिस्फाइड हुआ करते थे। ठीक है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या होता है कि पीपुल हैव बिकम ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी के अनुसार इस चैप्टर में बताया गया कि माइंड जो है वो हमारा एक रेस्टलेस वर्ड है, पक्षी की तरह है जो हमेशा उड़ता फिरता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स स्टिल इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए ये जितना जो है वो मांगता है
और मतलब जितना इससे मिलता है इससे भी अधिक वो और चाहत रखता है कि मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत है। ये अपनी ज़रूरतों को कभी भी छोड़ता नहीं है। इसे कहना है कि मुझे इतना मिला है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। ये नहीं है कि ये संतुष्टि है ही नहीं किसी को, ठीक है? अब अगला क्या आता है, ये लास्ट है। लास्ट को आप कंक्लूजन को 2 लाइन में लिख सकते हो। कंप्लीट समरी आप लोग कितना लाइन में लिख सकते हो? तो 15 लाइन कम से कम आप लोग कंप्लीट समरी को लिख लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर है, दस वी कैन से दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट surviving of all civilization in the world. So Indian civilization can teach the world, therefore we don't need to follow the western civilization. देखिए इसीलिए जो बातें ये है कि भारत की सभ्यता मटेरियलिस्टिक को ज़्यादा पूछती नहीं है, इसीलिए आज हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही ख़ास सिविलाइजेशन है, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा चलने आने वाला सिविलाइजेशन है, ठीक है? सो हमें ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है पूरी दुनिया को ये सभ्यता सिखाना चाहती है और सिखा रही है। इसीलिए हम लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो होती है। हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये आपका इंग्लिश में समरी रहा, इस तरह से आप समरी लिखोगे। अब ये आपका हिंदी में है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो वो हिंदी मीडियम में यहाँ पर समरी आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ नीचे लिंक में दिया है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखो ये है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का पार्ट, ठीक है? अब देखो आता है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि पहले मैं आपको समरी दूंगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव दूंगी, उसके बाद फिर शॉर्ट दूंगी, उसके बाद फिर लॉन्ग दूंगी, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो वैसा ही बात है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या करोगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स का, जो कि मैं पीछे करवा चुकी हूँ कुछ दिन पहले। तो उसमें 30 से ऊपर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, तो वो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर टोटल लगभग 7 को शॉर्ट क्वेश्चंस लाई हूँ, ठीक है? और 7 शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सजेस्ट करूँगी, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सब ये सिविलाइजेशन और कल्चर से क्या समझते हो, ये बोला गया है यहाँ पर। तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, देयर सोशल political legal organization are part of their civilization. Culture is all the custom beliefs and way of living inherited by them. Civilization is एंड कल्चर इनफैक्ट गो हैंड इन हैंड। देखिए सिविलाइजेशन और कल्चर जो है, सिविलाइजेशन जो चीज़ें हैं, पहले हम सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम कल्चर के बारे में समझेंगे। तो सिविलाइजेशन जो है वो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, किसी भी लोगों का विकास होना, गाँव का विकास, स्टेट का विकास, कंट्री का विकास, यही सिविलाइजेशन होता है, जो कि सोशली हो, पॉलिटिकली हो, लीगल हो, और किसी भी तरह का सिविलाइजेशन का पार्ट हो, तो वो उस चीज़ों का विकास ही सिविलाइजेशन कहलाता है, ठीक है? कल्चर क्या होता है? कल्चर जो है वो कस्टम्स, बिलीफ है, और वे ऑफ लिविंग, किस तरह से हम लोग जीते हैं। कल्चर हमारी सोसाइटी क्या है, हम लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्या हमारी धर्म है, क्या हम पूजा पाठ करते हैं, ये सब कुछ जो है वो क्या हमारी आस्था, यही सब जो है वो कल्चर होती है। तो सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो इनफैक्ट हम सभी इंडियंस में ये पाया गया है, और ये हैंड टू हैंड बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? तो ये होता है, हम सिविलाइजेशन और कल्चर से हम यही सब समझते हैं, ठीक है? अब देखिए आ रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्या खासियत है, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, इंसानों की जो चाहत है वो दिन ब दिन दुगनी होती जा रही है, वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है? उसकी चाहत मल्टीप्लाई होते जा रही है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है? कि हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो वही जो होता है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन यही हमें सिखाती है, और यही इसकी खासियत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? देखिए गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि माइंड जो है वो एक रेस्टलेस वर्ड है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? गांधी जी सेज दैट नीड्स ऑफ माइंड आर अनएंडिंग एंड इंटेलिजेंस ऑफ माइंड इन आवर पैशन मेक इट रेस्टलेस। देखिए अनएंडिंग जो हमारा माइंड है ना, हमारी माइंड की जो ज़रूरतें हैं वो अनएंडिंग है, इंटेलिजेंस है, और ये पैशन में एकदम चूर है, इसीलिए ये रेस्टलेस है। इसको जितना चाहे उतना आप देते रहो, ऐसा है, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे जो भी पूर्वज हुआ करते थे वो किस तरह से ट्रू होम रूल को एंजॉय करा करते थे, ये बताना है आपको। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। दे
They dislike courts and lawyers. They settle their disputes without going to court in what they enjoy true home rule. वो लोग, जो भी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो नापसंद करती थी कोर्ट्स को जाना, लॉयर्स के पास जाना। वो सिर्फ अपने घर में ही रहा करते थे, और अपने ही घर में कोर्ट को भी वो लगा लिया करती थी, पंचायत जिसको कहा करते हैं, ठीक है। वो लोग विदाउट गोइंग कोर्ट्स वो अपने सारे मसलों को हल कर लिया करती थी लोगों के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से वो लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय करा करते थे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस लग्जरियस एंड प्लेजर्स? डिड दे डू द राइट थिंग्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लग्जरियस चीज़ें और सुखमय चीज़ों से वो क्यों हमें बचाते आ रहे थे? क्या वो सही कर रहे थे? तो हाँ, आवर एंसेस्टर्स न्यू द पोजिशन डोंट कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस. The rich were worried about finding means of increasing their material wealth. On the other hand, the poor were content and happy. That is why our ancestors disused us from luxurious and pleasure, and they were right in doing so. देखिए, जो भी हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि इन सभी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती है। द रीच वेयर वॉरिड अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर मटेरियल्स वेल्थ। जो भी रीच है, मतलब कि जो भी अमीर घर के लोग हैं, वो मटेरियल वेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और उसके कारण वो ज़्यादा खुश भी नहीं रहते हैं। जितना गरीब इंसान खुश रहता है, उतना जो बड़े लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ आप अगर देख सकते हो कि पुअर जो लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को ही कंटेंट करते हैं, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं कंटेंट करते हैं, और वो फिर भी वो खुश हैं। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो लग्जरियस चीज़ों से डिनाई करते थे। वो कहते थे कि अगर लग्जरियस चीज़ें आ गई, यानी कि मशीनरी चीज़ें आ गई, तो इंसान जो है उसी चीज़ें पर डिपेंड हो जाता है। जैसे अगर वॉशिंग मशीन है, हाथ से कपड़ा धोते हैं, तो वो हम अपने बॉडी को एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारा बॉडी भी बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मशीन पे डिपेंडेंट हो गए, लाइन नहीं रहा, कभी मशीन ख़राब हो गया, तो हमारा हाथ भी वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम उस चीज़ पे प्रैक्टिस में नहीं रहे, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ जो है वो इंसान को करवाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रेफर टू वाइल हाईलाइटिंग द वाइटलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन को और भी रिकमेंड करते हैं? रोम, ग्रीस, जापान, चाइना, इन सभी चीज़ों को वो रिकमेंड करते हैं। विच आर नाउ डिस्ट्रॉयड और हैव बिकम वेस्टर्नाइज्ड। अब ये जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। अगला 7 क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? आखिरकार रियल सिविलाइजेशन है क्या? हमारी जो खासियत सिविलाइजेशन है, रियल सिविलाइजेशन क्या है रियल सेंस में? तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द डिलाइबरेट एंड voluntary restriction of wants. This alone increase and promote contaminate real happiness and capacity for services. Civilization रियल टर्म में ये होता है कि जो भी हमारी चीज़ें की चाहत है, जैसे किसी भी सामान को खरीदने की चाहत, आज हमने साइकिल खरीदी पहले, उसके बाद फिर कार, स्कूटर, मोटर, इस तरह से खरीदते हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस उस हमारी वांट्स पे रेस्ट्रिक्शंस ही असलियत में रियल सेंस में सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ठीक है। ये जो है वो प्रमोट करे किस चीज़ पे? तो असलियत वाली खुशियों पे, कैपेसिटी फॉर सर्विसेज, जितनी ज़रूरत है उतनी पर ही ये हमें सिखाता है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा था। हालांकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और आपका 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग जानते हो क्या पूछा जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से समरी पूछा जाता है। तो समरी तो शुरू पार्ट में ही मैंने कवर कर दिया। समरी से आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 5 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 15 नंबर का होता है, आप लोग जानते हो, जिसमें कि 5 5 10 नंबर पहला और दूसरा। आप लोग अगर 1 मंथ मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, 1 मंथ अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए रहेंगे, तो आपका ये 10 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से अगर क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पर राइटर्स नेम को देख सकते हैं।
राइटर्स नेम से 5-5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि पोएम से रहता है, और आपका 5 मार्क्स का पोएम और 5 मार्क्स का स्टोरी से पूछा जाता है। तो 5-5 10 और 10-10 20, 20 नंबर का हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनवा देंगे, लेकिन आपको बनाना सिर्फ 15 नंबर का है। तो इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हमने निपटा दिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 4 नंबर में क्या पूछा गया, मैच द फॉलोइंग पोएम्स। पोएम्स को मैच करना है राइटर्स के साथ, ठीक है, और स्टोरी के राइटर्स को राइटर्स के साथ मैच करना है, ठीक है। तो पहला है कि द सोल्जर के राइटर कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द सोल्जर। द सोल्जर को किन्होंने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। टू ऑटम, टू ऑटम को किन्होंने लिखा, टू ऑटम को लिखने वाले कौन है, तो जॉन किट्स ने टू ऑटम को लिखा है, ठीक है। स्नेक को कौन लिखे हैं, D.H. लॉरेंस। केकी दारूवाला कौन लिखे हैं, बताइए। आप लोग रिवाइज किए ना, आप लोग पढ़े हुए हैं ना। तो स्नेक को लिखने वाले हैं D.H. लॉरेंस, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, फायर हैम, केकी दारूवाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपका यहाँ से 5 नंबर क्लियर होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत इज माई होम को 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत इज माई होम के राइटर कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत इज माई होम के राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगोंकर, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है कौन, सिखा नोया, बताइए। नहीं, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है डॉरथी एल सेयर। डॉरथी एल सेयर, ऑप्शन नंबर ए। द आर्टिस्ट के राइटर हैं सिगा नोया। क्लियर है, समझ है। द अर्थ के राइटर है H.E. बेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ से भी आपका 5 नंबर क्लियर होता है। 5-5-10 लॉन्ग क्वेश्चन के और 5-5-10 समरी से आ गया। टोटल के 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का तो ऐसे ही बन जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप लोग यहाँ से पूरा कवर अप कर सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं, जिसको कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी का बर्थ डेट आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद फिर बर्थ प्लेस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर डेट जब उनका डाइड हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, और कहाँ पे हुआ है मृत्यु वो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको दिया। जितना जितना हमने वादा किया था आपसे, उतना मैंने आपको दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से ऑब्जेक्टिव वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वन शॉट के वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोगों का मॉडल पेपर चल रहा है, तो मॉडल पेपर से भी ऑब्जेक्टिव आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी अच्छी चले, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पहले PDF बनाना, देन फिर इसको रिकॉर्ड, एडिटिंग, ये सब कुछ रहता है अपलोड। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। मिलती हूँ फिर अगले सेशन में।